रियलिटी होम्स इंडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर हम आपको वो टिप्स देते हैं जहां आप घर खरीदते हैं, किराए पर मकान लेते हैं या अपना घर बेचना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को, जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे देना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं। वो सब कुछ जो आपके जमीन के खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है, आपके संपत्ति से खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है, उस सब की जानकारी हम देते हैं। लेकिन यहां हम आज आपको देने जा रहे हैं आज सबसे अहम। शहरों में आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं, आपको दिख रहा है। ये बड़ी बिल्डिंगें, लोग आजकल ट्रेंड है कि बड़ी बिल्डिंगों का ट्रेंड है कि बड़ी बिल्डिंगें यहां पर बन रही हैं और लोग खरीद रहे हैं और इसमें लोग ज्यादा सेफ फील करते हैं। तो रहने में तो सेफ फील होता है, क्या प्रॉपर्टी भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है या नहीं है, उस बारे में आपको बताएंगे। यहां हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो कैसे आप फ्लैट को आपको खरीदना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और कहीं बिल्डर या ब्रोकर आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। मतलब आपको कुछ चीजें ना बता करके, हाइड करके, आपको केवल और केवल फ्लैट बेचने के लिए वो हर एक चीज बोल दे जो शायद उस फ्लैट में ना हो। तो उस बारे में कैसे पता चले, कैसे बिल्डर या ब्रोकर झूठ बोल रहा है उस बारे में आपको कैसे पता चले, उस सब की जानकारी इस वीडियो में है। और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बाई और सेल करनी है तो नीचे realtyhomesindia.com यानी www.realtyhomesindia.com जो है, उस पर जाकर के आप अपनी प्रॉपर्टी को पोस्ट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। हम आपको प्रॉपर्टी बाई करनी है और फ्लैट बाई करना है तो स्पेशल फ्लैट बाई के लिए हम आपको बताते हैं तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे प्रमुख काम जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं या अपने घर के खरीदने के लिए कर रहे हैं, किसी चीज के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है। क्योंकि शुरुआत होती है आपके पॉकेट से, आपके बजट से। आप 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, क्या आपका बजट है, उस बजट को निर्धारित करिए। आपका जब बजट निर्धारित होता है तो उसके बाद का आपका अगला वो आता है कि आखिरकार हम प्रॉपर्टी बाई किस लिए करें, मतलब किस एरिया में करें, और किस एरिया में बाई करने के लिए हमारे लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक होगा, हमारे रहने के लिए ठीक होगा, और कोई भी चीज हो मतलब उसके लिए बढ़िया होगा। तो सबसे गूढ़ वाली बात बता रहा हूं आपको, कभी भी प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए, तो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी फ्लैट है, उसका लोकेशन देखिए, किस लोकेशन पर है, क्या उसका फ्यूचर वो है कि वहां पर क्या आ रही है, मेट्रो आ रही है, वहां पर डेवलपमेंट का क्या काम है, ओवरब्रिज आ रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, उन सब चीज के, उस एरिया के बारे में एक बार इंटरनेट पर ही, सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर ही सर्च करें कि क्या क्या चीजें वहां पर अवेलेबल है। और एक चीज बहुत मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूं, एक अच्छा रहने के लिए जो घर है वही अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ये अर्थ नहीं होता कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप अगले किसी को करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो अगला इन्वेस्टमेंट करेगा। अल्टीमेटली अच्छा इन्वेस्टमेंट वही होता है जहां पर आके एंड यूजर रुकता है, यानी कि जिसको रहना है, अल्टीमेटली वो वहां का रहता है। और वो तभी रहता है जब वहां पर सारी सुविधाएं वो होती हैं, क्योंकि वो पैसा किराए पे दे रहा, खरीद रहा, कुछ भी कर रहा है। वो अल्टीमेटली आपको ये करना है कि जो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है हर चीज के मामले में, वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी होगी। तो आपको लोकेशन देखना है, लोकेशन की प्रॉक्सिमिटी क्या चीजें हैं, सड़क के मतलब वहां से रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी चीज। क्योंकि देखिए रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल, मतलब अगर हम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसको थोड़ा दूर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि आप रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट आपको डेली नहीं जाना होता है, तो वो आप वहां पहुंच सकते हो। हाँ, ये आपको जरूर देखना है कि आपके आसपास हॉस्पिटल्स हैं,
ऑपरेटिंग हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, स्कूल्स हैं वो स्कूल अच्छे हैं या नहीं है, ये चीजें आपको देखनी बहुत आवश्यक है। और आसपास में कमर्शियल एक्टिविटी जो चीजें होती हैं वो है या नहीं है। तो ये चीज है, देखिए इसमें भी दो पार्ट होता है। एक, आप प्रॉपर्टी को बाई करने जा रहे हैं उस वक्त जब आप प्रॉपर्टी का अभी स्टेज अर्ली स्टेज है, यानी कि वो प्रॉपर्टी हो सकता है लॉन्च हो रही हो या लॉन्च ही नहीं हुई हो। अब ऐसे में आप ये सोचो कि आसपास के एरिया का डेवलपमेंट की बात करें तो आपको फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगले 5 साल में यहां पर ये डेवलपमेंट है, यहां पर ये डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि सरकार की योजनाओं से आपको पता चल जाए कौन से डेवलपमेंट हो जाएगा। चलिए ये सब चीजें तो है, तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइप के प्रॉपर्टी को, मतलब आप किस लिए प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप एंड यूजर हैं या अभी एक 6 महीने या साल भर में आप रहने के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके बताऊं आपको ये देखना है कि आसपास हॉस्पिटल्स हैं, आसपास जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, उस सोसाइटी में कुछ लोग रहने आ गए या नहीं रहने आ गए हैं, और या उसमें नहीं आ रहे तो आसपास क्या सोसाइटी है जहां पर लोग रह रहे हैं, ये सब चीजों की जानकारी चाहिए होती है। चलिए ये तो जनरल बातें हुई, अभी तक हम प्रोजेक्ट पर नहीं पहुंचे, अब बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। हमें प्रोजेक्ट को अपने डिसाइड कर लीजिए, मान लीजिए एक्स वाई जेड में हमने एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि हमने एक्स में यहाँ पे बाई करना है, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल और सब कुछ एकदम प्रॉक्सिमिटी पे है, सही है। तो हमने वो डिसाइड कर लिया कि एक्स प्रॉपर्टी को हमें बाई करना है। अब एक्स प्रॉपर्टी में आपको क्या देखना है, यानी कि आप जब बिल्डर के पास पहुंचे या ब्रोकर के जरिए कैसे भी पहुंचे, तो आपको देखना है कि वो प्रॉपर्टी की क्या क्या चीजें देखनी है। तो सबसे पहले देखिए उस कोई टाइटल के बारे में जरूर आप जानकारी हासिल कर लें कि आखिरकार टाइटल क्या है, उस टाइटल मतलब स्वामित्व क्या है, वो किसके स्वामित्व में है। जैसे आजकल क्या है कि मैक्सिमम जगहों पर क्या है, बड़े प्रोजेक्ट्स की छोड़ दीजिए, बड़े बिल्डर्स तो प्रॉपर्टी बाई कर लेते हैं अपने नाम से, लेकिन ऐसा भी कंडीशन है कि गांव में, शहर से जुड़े हुए सटे हुए जो गांव हैं, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आते हैं और गांव से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन लोग से, जो गांव वाले हैं जिनका खेत है। वो क्या करते हैं, 20, 2, 4, 5 एकड़ की जमीन को, 2, 4 एक ही घर के हैं या 4, 5 घर वाले हैं आसपास के हैं, उनको सबको इकट्ठा करके एक एग्रीमेंट करते हैं, और उस एग्रीमेंट के जरिए बिल्डर का और ये जो लैंड ओनर का इनका एग्रीमेंट होता है। उसमें उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि या तो उसके बदले में वो इतना पैसा देंगे बिल्डर जो जमीन वाला है, या तो उसके बदले में इतना फ्लैट देंगे। सपोज करिए उस जमीन की प्रॉपर्टी की कीमत 50 करोड़ की है, तो वो कहते हैं कि देखिए हम 50 करोड़ देंगे, हम आपको 80 करोड़ देंगे उदाहरण के तौर पर, लेकिन हम आपको अभी नहीं देंगे, हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रोजेक्ट की स्टेटस है, 6 महीने साल भर में इंस्टॉलमेंट होती है, उस तरह से जैसे जैसे प्रोजेक्ट बिकेगा उस हिसाब से हम आपको पैसे देते रहेंगे। लेकिन अमूमन पैसे की बात नहीं होती है, अमूमन होती है कि मान लीजिए 150 फ्लैट बन रहे हैं, तो 150 फ्लैट में बिल्डर क्या करेगा, चलिए आपको मैं 50 फ्लैट दे रहा हूं, इसमें आपको सिर्फ आपकी जमीन है, आपको कोई कॉस्ट नहीं है करनी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कोई नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको हमें हैंडओवर करना है, बाकी वो 50 फ्लैट हमारी जिम्मेदारी, हम कैसे बेचें, हम उसको अपने पास रखें, बेचे क्या करें वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये होता है, तो इसका भी ध्यान रखिए कि आखिरकार कहीं ये एग्रीमेंट तो नहीं है, और अगर ये एग्रीमेंट है तो इस एग्रीमेंट की कॉपी जरूर मांगिए उनसे कि चलिए अभी आपके पास टाइटल तो नहीं है, लेकिन इस एग्रीमेंट की कॉपी क्या है और क्या क्या आपसी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि स्वामित्व तो आपके पास रिलीज नहीं हुआ है, अभी आपका ज्वाइंट वेंचर एक तरह से है। तो इस जेबी का डॉक्यूमेंट जरूर देखें, बिल्डर का क्या है उसका क्या है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, हम आप अगले तरफ बढ़ते हैं कि आपको बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि बिल्डर आखिरकार उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, यानी कि उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट उसने डिलीवर कर दिए हैं। अब इसमें एक चीज और है कि इसमें आपको अब जमीन लैंड ओनर जो हैं उनमें आप नहीं देख पाओगे कि भाई वो क्या किया, क्योंकि वो तो किसान था, उसने अपनी जमीन दी और बिल्डर बेच रहा है उसको। यानी कि अब आपको पूरी तरह से सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर देख करके उसमें ये देखना है कि आपको ये सारी चीजें बिल्डर के घर पे मिल जाएंगी, आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपकी जगह बिल्डर के ऑफिस में मिल जाएंगी, आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ आपको ये मांगना है कि आपका जो आपसे अंडरस्टैंडिंग वाला एग्रीमेंट है वो हमें दिखाइए जरा सा, एमओयू जो आपका आपसे में हुआ है तो वो दिखा देगा आपको, और उसको एक किसी, अगर आपके पास वकील है कोई जानने वाला तो उसको एक बार दिखा लीजिए कि ये है, वो अपने आप सब कुछ बता देगा आपको। ये आपका हो गया। उसके बाद आप बिल्डर के बैकग्राउंड को चेक करें कि अब तक बिल्डर ने कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं,
अगर प्रोजेक्ट कई डिलीवर्ड किए हैं तो उस प्रोजेक्ट के जरा सर्च कर लीजिए ऑनलाइन कि क्या स्टेटस है, उसने दिया या नहीं दिया और सब चीजें। अब इतना होने के बाद बिल्डर से आप रेरा का अप्रूवल मांगिए। रेरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेरा ही एक ऐसी चीज है जो सरकार के द्वारा किसी प्रोजेक्ट को रेरा अप्रूवल, जिससे बिल्डरों पर लगाम लगाई जाती है। एक तरह से कहिए रेरा सरकारी संस्था है, जैसे आरबीआई गवर्न करता है बैंकों को, उसी तरह रेरा गवर्न करता है जो है वो बिल्डर्स को। तो रेरा के जरिए आपको ये जानकारी रेरा के जरिए मिल जाएगी भैया ये सही है या नहीं है। जैसे लाइसेंस देना, तो उसी तरह से रेरा भी इन लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक तरह से लाइसेंस, भाई आपके कंस्ट्रक्शन से लेकर सब कुछ आपका ठीक है, ओके है, तो वो आगे आप काम कर रहे हैं। तो रेरा का नंबर जरूर मांगे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट का क्या चीजें हैं हर प्रोजेक्ट की मतलब इसमें जो जो एनओसीज हैं वो एनओसीज हैं या नहीं है, वो सारी एनओसी रेरा पे आपको मिल जाएगी। और रेरा का सर्टिफिकेट है तो सारी चीजें उसमें ऑलरेडी सबमिट हुआ होगा, तो रेरा का आप एक नंबर मान लीजिए। दूसरा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा उसके बारे में जरूर जानकारी हासिल कर लें। अब जब ये सब कुछ वो हो जाए, मेरे बताने में इसको ज्यादा वक्त लग रहा है, आपको इसको जानने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 4-5 पॉइंट हैं जो जानने पड़ेंगे। शुरुआत में मैंने बताया आपको लोकेशन सर्च करनी है, बजट, उसका लोकेशन सर्च करनी है, लोकेशन सर्च करने के बाद प्रोजेक्ट को देखना है, प्रोजेक्ट के बाद उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करनी है, उसके बाद बिल्डर से जाकर के उसके डिटेल्स लेनी है, रेडा डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गया। अब आपको देखना है कि उस पर कौन कौन से बैंक लोन कर रहे हैं। पहले हम ये सोचते थे कि बैंक लोन कर रहा है इसका मतलब प्रोजेक्ट मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब इस पे हम उस पे फेथ करते थे, लेकिन हालिया के नोएडा के कई केसेस आए हैं, बहुत जगह कैसे केसेस आए हैं जहां बैंक अप्रूवल ऑलरेडी था, लेकिन बैंक अप्रूवल होने के बावजूद भी कई प्रोजेक्ट्स पर गाज गिरी है। सुपरटेक का सुपरनोवा आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि इतना होने के बावजूद भी उन प्रोजेक्ट्स पे सरकार का बुलडोजर चला है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसमें बच बच कर चीजों को चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है, बिल्डर का इन्वेस्टमेंट फंसेगा तो वो प्रोजेक्ट पे ताला लग जाएगा, बिल्डर तब वो चल जाए, आपकी कोई कहानी नहीं चलेगी कि आप सरकार के सामने जाएं कि साहब हमने पैसा लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। कतई कुछ नहीं होगा जब तक आप पूरी चीजों को जांच नहीं करते। तो ये सारी चीजों जांचने के बाद आपको बिल्डर्स के सब कुछ ओके है, तो आपको बिल्डर्स से क्या करना है, पहले आपको देख लेना कि भाई कौन सा प्लान आप लेने जा रहे हो। नया प्रोजेक्ट है तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान को भी आप कर सकते हो, सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ही है, क्योंकि आपको डाउन पेमेंट पे बिल्डर कहता है कि हम डिस्काउंट दे देंगे 10% 20% का डिस्काउंट दे देंगे अभी डाउन पेमेंट करके, और 3 साल बाद आपको पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आप 10% का डिस्काउंट तो ले लेते हैं, लेकिन वो 3 साल में देगा, 3.5 साल में देगा, 4 साल में देगा, क्योंकि रेरा में भी एक्सटेंशन का है कि 6 महीने साल भर का एक्सटेंशन हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने साल भर का एक्सटेंशन हो गया और आपने पैसा 3 साल पहले ही दे दिया, तो 1 साल का पूरा इंटरेस्ट आपको पड़ेगा, और उस 1 साल के इंटरेस्ट का आपको बता दे, आपके प्रिंसिपल अमाउंट से बहुत कम अमाउंट करता है, आपका इंटरेस्ट पार जाता है। एक तरफ आप कहीं रेंट पर रह रहे हैं, वहां पर आप दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पर इंटरेस्ट पर पैसे मतलब उसका ब्याज भी दे रहे हैं आप उस पर, वो केवल और केवल ब्याज, यानी कि आपका जो आपने जिस रेट पर बाई किया था वो रेट आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान को चुने, वो ज्यादा बेहतर है। बैंक भी कंस्ट्रक्शन लिंक से प्लान से कर देता है। अब इसमें बिल्डर भी बड़ा होशियारी करता है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिल्डर से थोड़ा निगोशिएट करेगा इस मामले में। बिल्डर क्या करता है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान को क्या करता है कि फर्स्ट फ्लोर का देखिए, ग्राउंड फ्लोर की था 10%, मतलब उसका बेसमेंट, उसके बाद हुआ मतलब बेसमेंट बन गई, फिर 20%, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर स्लैब, सेकंड फ्लोर स्लैब, फिफ्थ फ्लोर स्लैब, मतलब स्लैब ही पड़ रहे हैं। और जब वो मान लीजिए 20 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 20 फ्लोर के स्लैब तक वो क्या करता है, 70 to 75% पेमेंट ले लेता है। और आपको बता दें सिर्फ स्लैब पड़ने से कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाता, उसके अंदर बाद में जो उसके इंटीरियर में काम करता है, उसकी वॉल्स पड़ती हैं, सारे कुछ होते हैं, उस सबको लेकर के फिर क्या होता है, जब 75% में पता चला आपको 1 साल के अंदर 75% देना पड़ा, 1 साल और 12-15 महीने के भीतर, और उसके बाद अगला 1.5 साल में वो बाकी का काम कर रहा है। यानी आपको 75% आपने दे दिया उसको 1-1.25 साल में ही, और उसके लिए आगे का समय जो हो रहा है, तो यहां पर बिल्डर से जरूर निगोशिएट करिए। बड़े वो कहता है, देखिए बड़े बिल्डर शायद निगोशिएट ना करें, और बड़े बिल्डर के साथ ये भी है कि वो निगोशिएट अगर नहीं कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट होंगे कि भाई हम इतने समय में देंगे। लेकिन छोटे बिल्डर कर सकते हैं क्योंकि फंड की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आप इस चीज पर भी निगोशिएट करें कि आपका सीएलपी प्लान ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें वो चाहिए कि हम इतने दिन तक थोड़ा सा इसको बढ़ाएं, फ्लेक्सिबल करें। अब इसको जरूर आप डिसाइड कर लें और कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में ही लें। हाँ, अगर प्रोजेक्ट ऐसी स्थिति में है जब आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में डिलीवर होने वाला है और आपको दिख रहा है कि भाई सब कुछ बन चुका है, अब तो डिलीवर ही होने वाला है, तो जरूर उसको तब आप डाउन पेमेंट पे कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगले 4-6 महीने में आपको प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा एक खास बात, जब प्रोजेक्ट आप देख रहे हो तभी, जब शुरुआत में बिल्डर क्या एमेनिटीज दे रहा है, एमेनिटीज स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेजियम से लेकर के जितने एमेनिटीज है उसके बाहर आउटसाइड में, वो एमेनिटीज का कमिटमेंट तो कर देता है, उस एमेनिटीज का कमिटमेंट बाद में वो पूरा नहीं करता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि आखिरकार इसको कैसे करें। और एक बड़ी गलती लोग करते हैं, बड़ी गलती क्या करते हैं, बिल्डर का एक प्राइस सेट करता है, बेसिक सेलिंग प्राइस, और उसके अलावा अलग अलग एमेनिटीज लेता है, पैसे लेता है, क्लब मेंबरशिप, पार्किंग, फलाना डमका, अलग अलग एक्स्ट्रा करता है। तो मान लीजिए आपके फ्लैट की कॉस्ट बेसिक प्राइस के हिसाब से 50 लाख रुपए आ रही है, तो अदर एमेनिटीज को मिलाकर वो 10 लाख और बढ़ जाते हैं। तो बिल्डर देखिए, ये बहुत ही सरकार के खाते के से भी बहुत ज्यादा पैसे उड़ रहे हैं इससे, क्योंकि उसका टैक्स का पैसा नहीं जा रहा है, और बिल्डर बायर को बेवकूफ बना करके ब्लैक मनी किस प्रकार से, आम आदमी का ब्लैक मनी कैसे जनरेट करवाता है वो आपको बताते हैं। यहां बड़ा खेल है। वो करता क्या है, आपसे प्रॉपर्टी कहेगा कि देखिए आप 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, बेसिक प्राइस, और 10 लाख रुपए इसका एक्स्ट्रा वाला है। तो ऐसा करिए, आप 50 लाख रुपए तो आप व्हाइट में दे दीजिए, मतलब चेक से दे दीजिए, और 10 लाख रुपए आप हमें दे दीजिए, किससे, आप कैश दे दीजिए। वो कहेगा क्योंकि 10 लाख पे आपका सर्विस टैक्स बचेगा। सर्विस टैक्स जो है 10 लाख पे आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अदर चार्जेस पे सर्विस लगता है, सर्विस टैक्स लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो अगर अदर चार्ज नहीं दिखाता तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसा करिए, आप कैश दे दीजिए। ऐसे में क्या करता है व्यक्ति, अपने अकाउंट से पैसे निकाल करके 10 लाख रुपया कैश करता, अपना व्हाइट मनी को ब्लैक करता है वो, और ला करके बिल्डर को थमा देता है। कहता भाई मेरे पर जो 12% वो लग रहा था, टैक्स लग रहा था, सर्विस चार्ज लग रहा था, वो सर्विस चार्ज बताऊंगा नहीं, 10 लाख का 12% हो गया, लगभग 1,20,000 रुपए। 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए मैंने बचा लिए, बहुत अच्छा फायदा। बिल्डर कहता, बिल्डर यही झांसा देता है। इसमें क्या होता है, जब एग्रीमेंट करता है तो उसमें साफ तौर पर सिर्फ लिखता है बेसिक सेलिंग प्राइस, और एक कवर्ड पार्किंग आपको इसके साथ दी जा रही है। उसमें स्विमिंग पूल से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं लिखता। अल्टीमेटली जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जाता है तो कोई भी फैसिलिटी अगर वो नहीं देता है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, आपने पैसा तो दिया है, लेकिन वो व्हाइट मनी, मतलब आपने क्या दिया, आपने कैश में दे दिया था। और बिल्डर क्या करेगा, कहेगा देखिए हमारे पास तो प्रूफ है, आप जाइए रेरा, आप जाइए कंज्यूमर कोर्ट, आप जहां जाइए वहां जाइए, कोई भी कोर्ट जाइए। जब आपके पास कोई, आपने पैसे देने का कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे कि हमने इतना अमाउंट ये दिया। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। तो ये कतई मत करिए कि अपने ब्लैक व्हाइट मनी को ब्लैक बनाकर बिल्डर को दीजिए, कतई भी नहीं। अब जो लोग करते हैं वो करते हैं, और सबसे ज्यादा ब्लैक यही खपत होता है रियल एस्टेट में, है ऐसे ही खपत होता है, क्योंकि हमेशा से प्रॉपर्टी की कॉस्ट कोई भी हो, रजिस्ट्री की कॉस्ट क्या होती है, रजिस्ट्री की कॉस्ट होती है सर्किल रेट के हिसाब से। 50 लाख की प्रॉपर्टी हो सकता है सर्किल रेट वहां का 30 लाख ही हो, तो 30 लाख पे स्टैंप ड्यूटी पड़ेगी, प्लस अदर जो पड़ेगा उस पर कुछ कम स्टैंप ड्यूटी पड़ती है, तो 30 लाख तक आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा ये खरीदने प्रॉपर्टी को। अल्टीमेटली ये सब कुछ देखने के बाद आप प्रॉपर्टी को फाइनल कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को बाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो है वो एक तरह से आपको वीडियो को थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक बार नहीं समझ में आया तो देखिएगा, आप पॉइंट आउट करके चीजों को लिखिएगा 4-5 पॉइंट में कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। और इसके जो बेसिक चीजें वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कि ये चीज आप जरूर चेक करें, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। पहले प्रॉपर्टी क्या करना, ये करना होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो भी देख सकते हैं, और realtyhomesindia.com पर जाकर वो भी देखें, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को ये वीडियो पहुंचा दें, क्योंकि ये
एजुकेशनल वीडियो से ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव करने वाली, क्योंकि रियलिटी होम्स इंडिया वी इंश्योर योर इन्वेस्टमेंट इन सेफ हैंड। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट जो आपका पैसा जो है वो सुरक्षित हाथों में है। यही हमारा सबसे बड़ा मिशन है और इसी मिशन में हम काम कर रहे हैं कि कोई भी कहीं भी ठगा ना जाए, किसी के साथ ठगी ना हो, इसी के उस पर हम चल रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने हित मित्रों को शेयर करिए। नमस्कार।